हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग टॉट में क्या पढ़ेंगे। पहले ये बताइए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था जॉइंट टॉट फीचर। समझ में आ गया था कि नहीं। चलिए, आ ही गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही दिया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं। नेग्लिजेंस क्या होता है भाई। नेग्लिजेंस बताइए, नेग्लिजेंस क्या होता है। आपने पढ़ा होगा क्या। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझे कि नहीं। और अगर दुर्घटना घटी तो क्या हुआ, आप टॉर्ट में लायबल हो गए। क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंस, लैक ऑफ केयर। अगर आपके नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग होता है लैक ऑफ केयर। अगर आपने केयर करने में लैक किया, ठीक है, तो फिर आप लायबल हो जाएंगे। किस चीज का लैक ऑफ केयर भाई। जो आपकी ड्यूटी है, कैसी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। लैक ऑफ केयर से हुआ क्या, प्लेंटिफ को डैमेज हुआ, तो भाई आप नेग्लिजेंस में, टॉर्ट में लायबल हो जाएंगे। चलिए, तो देखते हैं। अरे ये तो आपको केसेस से ही सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी टू टेक केयर बाय डिफेंडेंट towards plaintiff towards plaintiff which result in damage to the plaintiff। चलिए, क्या हुआ भाई। नेग्लिजेंस की डेफिनेशन क्या है, मतलब जनरल डेफिनेशन। नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर बाय डिफेंडेंट टुवर्ड्स प्लेंटिफ विच रिजल्ट्स डैमेज टू दी प्लेंटिफ। चलिए, इसके एजेंसियल्स देखते हैं। एजेंसियल्स क्या होते हैं कि अगर प्लेंटिफ को नेग्लिजेंस प्रूफ करना है तो उसे ये पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे। क्या? दैट द डिफेंडेंट owed duty of care to the plaintiff। दूसरा, the defendant made a breach of that duty। that duty। तीसरा, the plaintiff suffered damage as a consequence thereof। the plaintiff suffered damage। क्या हुआ, जैसे ऊपर डेफिनेशन है ना, उसी हिसाब से ये हो गया। क्या हुआ कि डिफेंडेंट की प्लेंटिफ के प्रति क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक। डिफेंडेंट ने क्या किया, उस ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया, जिससे ब्रीच करने से क्या हुआ, प्लेंटिफ को डैमेज हुआ। ये 3 पॉइंट हैं। चलिए, अब पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं अब क्या है भाई। फर्स्ट वन, डिफेंडेंट ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। अब बताइए भाई, कैसी ड्यूटी हो सकती, कैसी ड्यूटी होनी चाहिए। अरे भैया, लीगल ड्यूटी। अब लीगल ड्यूटी क्या है, मान लीजिए
ड्यूटी बहुत टाइप की होती है भाई। मोरल ड्यूटी होती है, लीगल ड्यूटी होती है, सोशल ड्यूटी होती है, ठीक है। यहाँ पर लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, कोई और ड्यूटी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपके पड़ोस में मान लीजिए कोई आदमी भूख से मर गया, ठीक है, तो क्या कोई आपके ऊपर नेग्लिजेंस का केस कर सकता है कि आपने उसकी केयर नहीं की, लैक ऑफ केयर है आपके पार्ट पे? क्योंकि एज ए नेबर आपको देखना चाहिए कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। आप न्यूज में बहुत पढ़ते होंगे कि कोई आदमी या कोई औरत है, उसका बच्चा भूखा है, भूखा मर जाता है, तो हम लोग को गुस्सा आती है कि नहीं आती कि आसपास के लोग क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट तो लायबल है ही है, लेकिन आसपास के लोगों की तो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। लेकिन भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो मोरल ड्यूटी है, कोई लीगल ड्यूटी थोड़े है। अगर लीगल ड्यूटी होता तो हम नेग्लिजेंस में उसके ऊपर देख लेते, उसके ऊपर केस कर देते हैं। लेकिन ये क्या थी? उसकी मोरल ड्यूटी थी कि वो किसी खाना दे ना दे। भाई वो कोई बाउंड थोड़े है। चलिए, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अब इसमें केसेस समझेंगे, आपको खुद ही सब समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका एक बहुत लीडिंग केस है, क्या है? डोंग्यू वर्सेस यस स्टीवेंसन। चलिए, इसमें जज साहब कौन थे? लॉर्ड एटकिन। पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके फैक्ट डिस्कस करने से पहले चलिए पहले फैक्ट ही देख लेते हैं। क्या हुआ था इस केस में? एक आदमी ने रिटेलर शॉप से एक जिंजर बियर बॉटल ली थी, ठीक है। जिंजर बियर बॉटल बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसी आती है, कांच की, बिल्कुल वैसी समझ लीजिए कि उसका थोड़ा कलर जो है ब्लैक टाइप का, ब्लैकिश टाइप का, और ये सब, और ऊपर मेटल का कैप, ठीक है। तो उसने जिंजर बियर बॉटल ली। किसके लिए ली? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड ना बोलिए, गर्लफ्रेंड अगर आप लिख के आ जाएंगे तो शायद वो मार्क्स ना दे। लेडी फ्रेंड के लिए, ठीक है, लेडी फ्रेंड के लिए ली। तो उसने उसको ले जाके बॉटल दी कि तुम पियो। जब वो पी रही थी तो आधी बोतल जब वो पी गई, तब उसके बाद पता चला क्या कि उसके अंदर एक डिकम्पोज स्नेल की बॉडी है, ठीक। अब क्या हुआ? उन्होंने केस किया। जब केस किया तो जो कंपनी वो बियर बनाती थी उसने कहा भैया मेरा कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है इनके प्रति, मैं इन्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मुझसे तो रिटेलर ने बोतल ली थी, ठीक है। इन्हें केस करना है तो किसके ऊपर करें? रिटेलर के ऊपर करें। लॉर्ड एटकिन साहब ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बोतल कोल्ड ड्रिंक के लिए, बियर बोतल किसके लिए बनाई थी? अल्टीमेटली ये कंज्यूमर के पास ही जानी थी। तो ड्यूटी ऑफ केयर आपकी कंज्यूमर के प्रति है, वो भी लीगल ड्यूटी। फिर उन्होंने कहा बियर बॉटल कंपनी ने कि माय लॉर्ड मेरा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है लीगल ड्यूटी के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लीगल ड्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी अपने आप ये बताइए कि आपने बियर बॉटल किसके लिए बनाई थी? ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए। तो अगर कंज्यूमर को कुछ होता है तो कौन लायबल होगा? आप लायबल होंगे। बस लॉर्ड एटकिन साहब ने इसमें ये चीज बता दी। फैक्ट याद हो गए आपको? चलिए, 2 पॉइंट इसमें, मतलब अपने जजमेंट में उन्होंने, लॉर्ड एटकिन साहब ने 2 स्टेटमेंट लिखे थे जो कि बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए क्या लिखा था उन्होंने। पहला, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमिशन विच यू कैन रीजनेबली फोरसी would be likely to injure your neighbor, ठीक है। You must take care reasonable care to avoid act or omission which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor। दूसरा अलग से लिखिएगा, ठीक है। ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। The rule that you are to love your neighbor become in law, you must not injure your neighbor, ठीक है। लिख लीजिएगा दोनों। अब क्या हुआ इसमें? तो कोर्ट ने इसमें बॉटल कंपनी को, बियर बॉटल को हेल्ड लायबल, ठीक, क्योंकि आपने, आपके पार्ट पे लैक ऑफ केयर है, ठीक है। और लैक ऑफ केयर किस चीज को लेकर? जो आपकी लीगल ड्यूटी थी उस चीज के आपने केयर किया, इसलिए आप नेग्लिजेंस में लायबल होंगे। चलिए, इसी हिसाब से मान लीजिए आप
मोटरसाइकिल लेके रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोर्ट से ये पूछा गया कि माय लॉर्ड नेबर कौन कौन होगा, तो उन्होंने कहा ये केस टू केस डिपेंड होगा। जैसे कि आप मोटरसाइकिल से अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो जितने भी लोग वहां पे पैदल चलने वाले हैं, आपकी लीगल ड्यूटी है कि उन सबको नुकसान ना पहुंचे। आप ऐसे चलाएं कि किसी को भी डैमेज ना हो, ठीक है। अगर किसी को भी डैमेज हुआ तो एज ए नेबर आप उसको इंजरी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोड पे चलने वाले जितने भी लोग हैं वो सब आपके नेबर माने जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा अगर आपका घर, फैक्ट्री या कुछ भी हाईवे पे है, ठीक है, तो आपको स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि ऐसा कुछ ना आपके घर से गिरे या कुछ भी आप ऐसी चीज ना घर पे लगाएं जिससे जो हाईवे से लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो तो रोड बहुत ज्यादा चलती है ना, तो वहां पे किसी को डैमेज ना हो। चलिए देखिए, अब ड्यूटी ऑफ केयर में भी, डिफेंडेंट ड्यूटी ऑफ केयर में भी 3 चीजें और हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। पहली, ड्यूटी डिपेंड ऑन रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी। ड्यूटी डिपेंड ऑन दी रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी। पॉसिबिलिटी इंजरी क्या है भाई? 1 मिनट रुक जाइए, अभी सब समझ में आ जाएगा क्या है। पहले केसेस देख लेते हैं हम लोग। चलिए, पहला ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी डिस्कस करते हैं, बस केसेस लिखने कि सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी। बेजलम बीबी। सुषमा मित्रा वर्सेस सुषमा मित्रा वर्सेस एमपी रोड ट्रांसपोर्ट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुप्रिया घोष। GHOSS, ठीक है। और कौन सा है? 2 और हैं, माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिख दें, माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरा, ब्रैक आइस एंड ऑयल कंपनी, PRAG आइस एंड ऑयल कंपनी, ऑयल मिल्स है, सॉरी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए, ये केसेस 4 ये हैं और 2 वहां पर है, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, हम लोग पॉइंट देख रहे हैं। ड्यूटी डिपेंड अपॉन दी रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, कि आपकी ड्यूटी का मतलब किस हद तक ड्यूटी होगी। अरे भाई, एक प्रूडेंट मैन, कोई भी ऑर्डिनरी मैन जितना फोर्सिएबल कर सकता है, जितना सोच सकता है कि भाई इस लेवल तक की मेरी ड्यूटी है, उतनी ही आपकी होगी। मतलब एक ऑर्डिनरी मैन जितना सोच सकता है कि भाई इतनी मेरी ड्यूटी है। चलिए, अभी केसेस आप देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या होता है, पहले इसमें ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है, एक लेडी बस पे चढ़ने वाली होती है। जैसे ही वो बस के पायदान पे, जिसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, फुट स्टेप पे, जैसे ही उस पे पैर रखती है, सो ही कंडक्टर आवाज मार देता है, चलो, और ड्राइवर बस चालू कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो गिर जाती और इंजर्ड हो जाती काफी ज्यादा। तो इसमें फिर वो बस ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर केस करती है, तो बताइए लायबल होगा कि नहीं?
हाँ बिल्कुल लायबल होगा, दोनों ही लायबल हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पता होना चाहिए कि वो इतना ध्यान रखें कि पैसेंजर चढ़ पाया कि नहीं, कि वो चढ़ भी नहीं पाया, आपने बस चला दी। इतना तो ड्यूटी ऑफ केयर कोई भी सोच सकता है कि नहीं? कोई भी रीजनेबल मैन ये बोल सकता है कि इतनी तो ड्यूटी ऑफ केयर है ही, ठीक है। तो इसमें इसलिए ये लायबल हो गए थे। दूसरा, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी। इसमें क्या हुआ था, कंडक्टर ने पैसेंजर को बस की छत पे बैठ के ट्रेवल करने के लिए अलाउड कर दिया था, ठीक है। बस पूरी भरी हुई थी, तो पैसेंजर ने कहा ऊपर बैठ जाओ छत पे, वो छत पे बैठ गया। तो जब ड्राइवर बस चला रहा था तो ओवरटेक करते समय जब वो बस साइड से उसने ली, तो वो बस एक पेड़ की टंगाल में वो आदमी जो ऊपर बैठा हुआ था टकरा गया और वो नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई। बताइए कौन लायबल होगा, कंडक्टर की बस ड्राइवर? लायबल तो होगा, कौन होगा? अरे भाई दोनों ही लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों की ड्यूटी ऑफ केयर है कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। और साथ में वो पैसेंजर भी लायबल है, क्यों? वो ऊपर बैठ के उसने ट्रेवल क्यों किया, उसे भी पता होना चाहिए। ऊपर बैठ के हम ट्रेवल करेंगे तो हमें इंजरी आ सकती है। तो तीनों लोग ही इसमें लायबल थे। चलिए, सुषमा मित्रा वर्सेस एमपी रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक पैसेंजर जो थी वो बस की खिड़की पे अपनी एल्बो रखी हुई थी, अपनी कोनी रखी हुई थी, ठीक है। तो आगे से एक ट्रक आ रहा था, तो बस ड्राइवर ने ऐसे काटी कि वो आपस में स्मैश करते हुए, गिरते हुए आपस में गई, जिससे क्या हुआ, उसका हाथ इंजर्ड हो गया। बताइए बस ड्राइवर लायबल होगा कि नहीं? बिल्कुल लायबल होगा। उसे पता होना चाहिए कि भाई पैसेंजर जो बैठते हैं तो इतनी दूरी से तो निकालो कम से कम बस, कि कोई हाथ ना बाहर निकाले हो। ये कोई भी रीजनेबल मैन सोच सकता है कि आदमी बस में बैठता है, बहुत से लोग बाहर हाथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसलिए वो लायबल हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुप्रिया घोष। इसमें क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ था, एक आदमी रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, ठीक है। फाटक बंद नहीं हुआ था, ठीक है, जो बैरियर होते हैं वो बंद नहीं हुआ था। तो आदमी ने सोचा कि ट्रेन नहीं आ रही होगी, तो वो रेलवे लाइन क्रॉस करने लगा। तो वो क्या होता, रेलवे लाइन थोड़ा टर्न था वहां पे, तो जिस वजह से ट्रेन दिख नहीं रही थी, तो जैसे ही वो क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है, ट्रेन आ जाती है, वो ट्रेन के नीचे आ जाता है, मर जाता है, उसकी वाइफ केस करती है। बताइए रेलवे कंपनी लायबल होगी कि नहीं? बिल्कुल लायबल होगी, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी ऑफ केयर है कि जब भी ट्रेन आए तो वो फाटक बंद करें। अगर वो बंद नहीं करते हैं तो उनके पार्ट पे लैक ऑफ केयर हो रही है, तो वो लायबल होंगे। इसमें इसलिए लायबल हुए थे। माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी सेम फैक्ट हैं जैसे सुप्रिया घोष में थे, लेकिन इसमें बस इतना है कि वो अपना ट्रक लेके जा रहा होता है, फाटक बंद नहीं होता है, तो वो समझता है कि फाटक बंद नहीं है, इसका मतलब ट्रेन नहीं आ रही होगी। वो अपना ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पे ले आता है, तुरंत ट्रेन आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे लायबल। अब प्रयाग आइस एंड ऑयल मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि उन सारी जगह पे अगर कोई रेलवे लाइन क्रॉस करता है जहां पे फाटक आटक नहीं है, मतलब जहां पे आपको अलाउड नहीं है, बीच में पटरियां जो होती हैं लोग ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं, वहां पर आप इंजर्ड होते हैं, तो रेलवे कंपनी नॉट लायबल, ठीक है। वहां पे आप ही की पूरी निग्लिजेंस है। जब वहां पे क्रॉस करने का है नहीं तो आप क्रॉस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रेलवे कंपनी लायबल नहीं होगी। तो पहला क्या है, ड्यूटी डिपेंड ऑन द रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। समझ में आया? जितना एक नॉर्मल आदमी फोर्सीन कर सकता है कि कितनी ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, उतनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, मिटा लेते हैं पहले इसको। दूसरा क्या होगा, ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर में ही हम लोग देख रहे हैं, उसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि नो लायबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सिबल। सही बात है, अगर बाई फोर्सिबल
ठीक है, कि अगर वो भाई एक प्रूडेंट मैन, एक नॉर्मल मैन अगर अंदाजा लगा सकता है कि भाई कितनी ड्यूटी होनी चाहिए, उतनी ही तो ड्यूटी वो लगा पाए, उतनी तो वो केयर कर पाएगा, है कि नहीं। अब फोर्सिएबल ही नहीं कर सकता, अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि भाई इस हद तक हो सकता है, इस हद तक मुझे ड्यूटी, इस हद तक मुझे केयर करनी पड़ेगी, तो थोड़े वो लायबल होगा, है कि नहीं। नो लायबिलिटी व्हेन नॉट फोर्सिएबल, व्हेन इंजरी नॉट फोर्सिएबल, इंजरी नॉट फोर्सिएबल। चलिए अभी सब समझ में आया। केस आप देखिए, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मूर। इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, याद रखिएगा। डोनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मूर। अरे भाई केसेस तो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप अगर मल्टीपल्स ऑफ टाइम 8-10 बार रिवाइज कर लेंगे तो केसेस का कभी कोई इशू नहीं आएगा। आपको फैक्ट याद हो जाएंगे, आपको केस अगर बाय चांस नेम याद भी ना आए लेकिन ऑप्शन में देख के आपको पक्का याद आ जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी लिख लीजिए आप, ऐसा ही होता रहा है, ठीक है। सबने ऐसे ही तैयारी की है कि वहां पर उन्हें ऑप्शन में देख के तुरंत याद आ जाता है, ठीक। इसमें कोई नई बात नहीं होगी आपके साथ, सबके साथ ऐसे ही होता है। चलिए और कौन सा केस है इसमें, रियान वर्सेस यंग मैन, यंग। और कौन सा केस है, केट वर्सेस CATES वर्सेस मोहनी ब्रोस, मोहनी ब्रोस। फैडॉन वर्सेस हारकोर्ट। घबराइएगा मत, सब समझ में आ जाएगा। COURT। बोल्टन वर्सेस स्टोन, बोल्टन वर्सेस स्टोन। और कोई है, और कोई नहीं है। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग टॉपिक क्या है कि वो लाइबिलिटी, वो लाइबल नहीं होगा अगर भाई ड्यूटी ऑफ केयर, अगर इंजरी जो है वो फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। अगर भाई अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अरे भाई इतनी दूर तक इंजरी मैं कैसे सोच सकता हूँ कि इतने मेरे छोटे से एक्ट से इतना सब हो सकता है, अगर एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता तो वो लायबल भी नहीं होगा। अब ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मूर में क्या हुआ था, एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। तो उस पार्टी के लिए 6 से 7 गैलन चाय, ठीक है, टी जो है कंटेनर में 2 लोग उठा के लेके जा रहे थे, ठीक। तो वो जैसे सारे काम होते हैं वैसे ही वो लोग कर रहे थे, तो वो उठा के लेके जा रहे थे। तो भाई एक आदमी के स्लिप हो जाने से वो चाय सारी पलट जाती है, हॉट टी, जिससे वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। बताइए, जो पार्टी का जो मैनेजर था, जिसने सारा मैनेजमेंट किया था, क्या वो लायबल होगा? नहीं, क्योंकि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है, नॉट फोर्सिएबल है, अंदाजा ही नहीं लगा सकते, तो हम लायबल कैसे होंगे? इसीलिए कोर्ट ने कहा कि वो लायबल नहीं होगा। दूसरा केस कौन सा है, रियान वर्सेस यंग। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक आदमी लॉरी चला रहा था, मतलब डिफेंडेंट जो था उसका सर्वेंट लॉरी चला रहा था। तो चलाते चलाते उसकी डेथ हो जाती है, जबकि वो एकदम फिट था। अब उसकी तुरंत डेथ हो जाने से लॉरी अनकंट्रोल हो जाती और एक्सीडेंट हो जाता है। बताइए वो लायबल होगा? नहीं, क्योंकि कौन अंदाजा लगा सकता था कि जो चला रहा है वो चलाते चलाते उसकी डेथ हो जाएगी। एकदम सही सा आदमी था, एकदम मर गया, तो इसलिए इसमें भी लायबल नहीं होता है। केट वर्सेस मोगनी ब्रोस में क्या हुआ था कि एक लेडी थी, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। तो वो रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती हैं, तो ऊपर से सीलिंग फैन उनके ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो वहां देखते हैं कि भाई सीलिंग फैन तो एकदम फिट था, सब कुछ ठीक था, फिर ये कैसे गिर गया? तो इसमें कोर्ट ने कहा कि वो रेस्टोरेंट वाले लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी फोर्सिएबल नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि भाई ऊपर से सीलिंग फैन गिर जाएगा। अभी मैं अपने रूम पे सो रहा हूँ और ऊपर से अगर फैन गिर जाए
तो क्या मैं अपने ऑनर के ऊपर केस कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि भाई कौन अंदाजा कर सकता है, सालों से तो ऐसे ही टंगा हुआ है, तब तो कभी नहीं गिरा, अब आपके ऊपर पता नहीं कैसे गिर गया, है कि नहीं। चलिए, फायडाउन वर्सेस हार्डकोर्ट में क्या हुआ था? फायडाउन वर्सेस हार्डकोर्ट में यह हुआ था, एक आदमी अपनी कार जो है वो पार्क करके कुछ सामान लेने जाता है, तो अपनी कार में उसका डॉग होता है, तो वो उसको उसी में लॉक कर देता है और वो सामान लेने चला जाता है। तो वो डॉग क्या करता है, गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर निकल आता है, तो वो गाड़ी का शीशा तोड़ने से प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है। प्लेंटिफ केस करता है कि इनके पार्ट पे ड्यूटी ऑफ केयर है। भाई साहब, कोर्ट ने कहा कि भाई ये नॉट लायबिलिटी, क्योंकि वो जो आपको इंजरी हुई है वो फोर्सेबल नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं, एक प्रूडेंट मैन नहीं सोच सकता था कि यार डॉग जो है वो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर निकल आएगा और उस शीशा से आप इंजर्ड हो जाएंगे, ऐसा थोड़े उसने सोचा था, कभी ऐसा होता ही नहीं है। चलिए, बुल्टन वर्सेस स्टोन में क्या होता है? बुल्टन वर्सेस स्टोन में एक जगह स्टेडियम में मैच चल रहा होता है, ठीक है, एक आदमी स्टेडियम के बाहर रोड पे जा रहा होता है, तो स्टेडियम से क्रिकेटर एक ऐसा शॉट मारता है कि वो बॉल स्टेडियम से बाहर रोड पे गिरती है और प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचा देती है। तो प्लेंटिफ केस करता है, तो स्टेडियम का जो मैनेजमेंट होता है वो कहता है कि पिछले 30 सालों से मुश्किल से 2 से 3 बार ही ऐसा हुआ है कि किसी भी प्लेयर ने इतना लंबा शॉट मारा कि बॉल बाहर चली जाए, और अगर बाहर गई भी है तो इंजर्ड तो आज तक कोई नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कहा ठीक, क्रिकेट मैनेजमेंट मतलब स्टेडियम मैनेजमेंट नॉट लायबल, क्योंकि फोर्सेबल नहीं कर सकते। चलिए, तीसरा पॉइंट ये है कि ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो प्लेंटिफ के प्रति होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर मस्ट बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। ये क्या है भाई, अब अभी समझ में आ जाएगा। अरे इसमें तो केसेस ही इतने होते हैं कि केस से ही सब समझ में आ जाता है कि पॉइंट क्या कहना चाहता है। चलिए, इसमें देखते हैं कौन कौन सा केस है। पहला है पल्सग्राफ वर्सेस PALSGRAF वर्सेस लॉन्ग आइसलैंड रेलवे कंपनी। एक और है हिल वर्सेस चीफ कांस्टेबल। वेस्ट यॉर्कशायर। चलिए देखते हैं भाई कि ड्यूटी ऑफ केयर की जो बात हुई है वो प्लेंटिफ के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या है अभी केस समझाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें क्या हुआ था, पेल्सग्राफ वर्सेस लॉन्ग आइसलैंड रेलवे कंपनी में एक आदमी अपना बैग लेके ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा होता है, ठीक है, और ट्रेन चल रही होती है कि वो ट्रेन पे चढ़ने के लिए भाग रहा होता है। अब क्या होता है, एक रेलवे कर्मचारी देखता है कि वो ट्रेन में चढ़ने के लिए भाग रहा होता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए क्या करता है, उसकी हेल्प करता है कि वो ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाए, ठीक है। लेकिन उसके हाथ में जो बैग होता है, जब वो उसे चढ़ा रहा होता है तो उस बैग में कुछ फायर क्रैकर्स होते हैं, जिससे वो फायर क्रैकर्स जब उसे चढ़ाता है तो वो बैग गिर जाने से वो फायर क्रैकर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे एक प्लेंटिफ 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर खड़ा होता है, वो इंजर्ड हो जाता है। तो बताइए ये लायबल होगा क्या रेलवे वर्कमैन? नहीं। क्यों? अरे भाई, वो अंदाजे नहीं लगा सकता जो 30 किलोमीटर दूर जो आदमी खड़ा है उसके लिए मेरी ड्यूटी ऑफ केयर कहाँ से बन रही है भाई, है कि नहीं। और दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके बैग में क्या है। हाँ, अगर चढ़ाते समय वो आदमी इंजर्ड हो जाता जो रेलवे कर्मचारी था उसकी वजह से, तो उसके लिए तो ड्यूटी ऑफ केयर थी। अब दूर कोई आदमी 25-30 किलोमीटर खड़ा है, उसके लिए ड्यूटी ऑफ केयर थोड़े है। चलिए, दूसरा केस है हिल्स वर्सेस चीफ कांस्टेबल वेस्ट यॉर्कशायर। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर केस करती है कि अगर तुमने सही से इन्वेस्टिगेशन की होती तो जो सीरियल किलर जो था
वो मेरे बेटे को नहीं मार पाता। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बात तुम ठीक कर रही हो, लेकिन कांस्टेबल की कोई ड्यूटी ऑफ केयर आपके प्रति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि भाई उसे क्या पता था कि उसने जो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की उसकी वजह से वो मर्डरर इनके बेटे को मार देगा। ठीक है, तो इसमें भी ड्यूटी ऑफ केयर उसके प्रति नहीं है। चलिए, तो दूसरा क्या है, देखिए ये एजेंशियल्स देख रहे थे ना हम लोग, 3 एजेंशियल्स थे। क्या थे जल्दी बताइए। पहला लीगल ड्यूटी ऑफ केयर, लीगल ड्यूटी ऑफ केयर, ठीक। दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लेंटिफ को डैमेज। ठीक, ये 3 एजेंशियल थे ना। तो पहले एजेंशियल्स में हम लोगों ने 3 चीजें देखी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है। समझ में तो आ रहा है? अरे सब समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ है ही क्या यार। दूसरा पॉइंट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है मींस नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर which is required in a particular case. अब क्या है भाई ये? अरे भाई, ब्रीच ऑफ ड्यूटी तब मानी जाएगी कि अगर आपने जितनी वहां पे केयर करने की जरूरत है उतनी नहीं की। अब ये कैसे पता चलेगा कितनी केयर करने की जरूरत है? अरे एक ऑर्डिनरी मैन, एक प्रूडेंट मैन कोई भी काम करने के लिए जितनी केयर की जरूरत, मतलब जितनी केयर करता है उतनी ही आपको करनी है। ठीक है, पूरा नेग्लिजेंस जो पूरा है वो पूरा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। एक नॉर्मल आदमी सोच के बता सकता है कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है, वही पूरा नेग्लिजेंस है। एक नॉर्मल आदमी, एक प्रूडेंट मैन जो सोच के बताए कि नहीं यार इतनी तो केयर तुम्हें करनी चाहिए थी, तो बस उतनी केयर चाहिए थी। ठीक है, चलिए, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, अभी जो मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर बताता है कितना होना चाहिए, जितना एक प्रूडेंट ऑर्डिनरी मैन जितना केयर करता है उतना। ठीक, दूसरा अमाउंट ऑफ केयर। अब अमाउंट ऑफ केयर क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ केयर तो हमेशा सेम रहेगा। अरे भाई, प्रूडेंट मैन जो ऑर्डिनरी मैन जितना सोचता है वो तो हमेशा ही सेम रहेगा ना। लेकिन अमाउंट ऑफ केयर चेंज होता रहेगा। किसके हिसाब से? मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क के हिसाब से। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है, अगर ज्यादा रिस्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको केयर भी ज्यादा करनी है, रिस्क कम है तो आपको केयर भी कम करनी है। लेकिन केयर कितनी करनी है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक, जितना एक नॉर्मल आदमी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो आप थोड़ा वैसे चला सकते हैं, मतलब आपको कम केयर करनी है। एकदम क्राउडेड एरिया में चला रहे हैं, चौकन्ने होके चलाइए, ठीक है, इतना नॉर्मल आदमी सोच सकता है। यही है अमाउंट ऑफ केयर। ठीक, चलिए, और अगर उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की, मतलब एक जितना आदमी केयर करना तो उतना केयर किया, तो वो लायबल नहीं होगा, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं मानी जाएगी, चाहे आपको डैमेज हो जाए। ठीक, क्या है, चलिए केसेस देखते हैं इसमें। लाटीमार, LATIMAR वर्सेस AEC कंपनी, यही है ना, लिमिटेड। दूसरा आपका ग्लासगो कॉर्पोरेशन। एक तो ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मूर था, और ये वाला कौन सा है, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर।
क्या हुआ था अभी बताते हैं। देखिए लैटीमार वर्सेस एईसी लिमिटेड में क्या हुआ था, एक फैक्ट्री थी, ठीक है, तो बारिश होने की वजह से वहां पर कुछ ऑयली सब्सटेंसेस फर्श पे फैल गए थे। बारिश होने की वजह से फैक्ट्री में से कुछ ऑयली सब्सटेंस फर्श पे फैल गए थे। अब उसने क्या किया, जो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री जो था, उसने भाई वहां पर चूना ऊना डाल के सब कुछ केयर करके उसने पूरी कोशिश की भाई पहुंच पाँच के कि भाई आदमी फिसले ना, ठीक है, जितनी केयर वो कर सकता था उसने उतनी की। फिर भी एक जो वर्कमैन था वो वहां से निकल रहा था साइड से होते हुए, थोड़े बहुत छूट गया था जहाँ पे, तो वहां पे उसका पैर पड़ जाता है और ऑयली होने की वजह से वो गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। बताइए फैक्ट्री ऑनर लायबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर में कोई भी उसने लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसने जितनी जरूरत थी उसको दूर करने के लिए उसने सारे काम किए। अब जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्री बंद करता, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए अगर वो फैक्ट्री बंद करेगा तो ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने ड्यूटी ऑफ केयर पूरा किया, जितना उससे केयर कर सकता था उतना उसने केयर किया, फिर भी अगर कोई इंजर्ड हो रहा है तो वो लायबल नहीं माना जाएगा। ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर में क्या हुआ था, एक आदमी ने अपने मैदान में कुछ पेड़ लगा रखे थे जिसमें पॉइजनस बेरी टाइप की थी, ठीक है। अब वो पॉइजनस थी तो एक 7 साल का बच्चा वहां खेल रहा था या वो अंदर आ जाता है और वो बेरी तोड़ के खा जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। भाई वो केस करता है तो पता चलता है, कोर्ट कहती है कि देखो डिफेंडेंट ने 2 चीजें नहीं की कि अगर तुमने लगाया था वहां पे ऐसा कुछ भी तो आपको नोटिस लगाना चाहिए था कि भाई ये पॉइजनस है, और दूसरी बात आपने प्रॉपर फेंसिंग भी नहीं की जिससे इजीली कोई भी आ जा सकता है। अगर आप जानते थे पॉइजनस है फिर और कोई आ जा रहा है तो ऑब्वियसली वो खाएगा और कोई भी आदमी सोच सकता है कि उससे किसी की मौत हो सकती है। तो आपने इन दोनों पॉइंट पे आप नेग्लिजेंट हैं, इसलिए आप लायबल होंगे। चलिए और कुछ है, तीसरा पॉइंट है डैमेजेस। अब डैमेजेस में तो क्या पड़ा है, डैमेजेस तो भाई डैमेजेस होना चाहिए, अगर डैमेजेस हुआ है तो फिर वो तीसरा पॉइंट फुलफिल होना चाहिए। और इसमें क्या है, डिफेंसेस और हैं, ठीक है, डिफेंसेस डिफेंडेंट के पास डिफेंसेस भी इसमें अवेलेबल होते हैं। डिफेंसेस इन नेग्लिजेंस क्या क्या है भाई, सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दूसरा वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, तीसरा एक्ट ऑफ गॉड, चौथा इनएविटेबल एक्सीडेंट, पांचवा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो भी नहीं होगा लायबल, मतलब इसका डिफेंस ले सकता है। और छठा जुडिशियल एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्ट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जुडिशियल एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्ट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो आपको ध्यान होगा किस किस में जनरल डिफेंसेस अवेलेबल थे। देखिए टॉर्ट में जनरल डिफेंसेस अवेलेबल थे, 11-12 थे ना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 थे, ठीक है। उसके बाद अब नेग्लिजेंस में 6 हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है कि उसमें दिया होगा कि इनमें से नेग्लिजेंस का डिफेंस कौन सा नहीं है, तो एक वो अलग से डाल देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए नेसेसिटी डाल दिया तो आप जानते हैं कि नेग्लिजेंस का डिफेंस नेसेसिटी नहीं है, वो जनरल डिफेंस में था, ठीक है। या एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी डाल दिया तो आपको याद होना चाहिए एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इसका नहीं है। तो आप 3 जगह आपके डिफेंसेस हो चुके हैं अभी तक। जनरल डिफेंसेस टॉर्ट में था,
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 थे, अब इसमें 6 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें 2 चीजें और पढ़नी थी हम लोग को। क्या क्या? यस, रेस इप्सा लिक्वेटर और दूसरा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, वो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, कल इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।